अपनी शर्तों पर जियो। तो फिर हम बाद में चले, स्विमिंग पूल देखना चाहती थी वो कॉलेज का, क्योंकि आईपी कॉलेज एकमात्र महिला कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिसके पास अपना स्विमिंग पूल है और उसका भी एक इतिहास है। तो वो वहाँ स्विमिंग पूल की तरफ गई और वहाँ टहलते हुए बहुत तरह की बातें उन्होंने की। फिर उसके बाद 2015 में मैं गई थी एक कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। और हर यूएस में जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते थे उसमें एक कहानी मंच होता था जो सुषम बेदी कंडक्ट करती थी। उसमें कुछ लोग अपनी अपनी कहानी पढ़ते थे और उन पर चर्चाएं होती थी। जिस कहानी का जिक्र स्विमिंग पूल का आपने किया, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सुषम बेदी ने उस कहानी की जो कार्यशाला थी उसमें वो कहानी पढ़ी और मुझे कहा गया कि मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं। तब मैंने ये पॉइंट उठाया कि दो संस्कृतियां हैं। एक में ये कहा जाता है कि देह तो मिट्टी है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, तो केवल एक आवरण है। और दूसरी संस्कृति वो है जो मैं को महत्वपूर्ण मानती है और उसमें देह का भी बहुत मायने है, लेकिन वहां देह को लेकर कोई चिंता नहीं है, आप नग्नता के कोई मायने नहीं है। और दूसरी तरफ जो देह को कुछ मानते ही नहीं, वो देह को इतना छिपा कर रखते हैं। तो जब फाइनल कहानी छपकर आई, सुषम जी ने उस बिंदु को कहानी में बुन दिया। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई और जब हम ये ट्रांसलेट कर रहे थे तो ये सामने आया। 3-4 चीजें हैं इन कहानियों की। कभी कभी एक बारी तो मेरा उनसे थोड़ा झगड़ा भी हुआ कि उनके शुरू शुरू के जो उपन्यास है, एक तरफ तो वो कह रही हैं कि लड़कियों से कि अपनी शर्तों पे जियो, और दूसरी तरफ वो देखती हूँ मैं कि उनकी नायिकाएं समझौते कर लेती हैं और लौट जाती हैं। तो एक उपन्यास का नाम ही है लौटना। वो चाहती नहीं है उस जिंदगी में लौटना, पर लौट जाती। तो मैंने कहा सुषम जी ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि देखो, जब एक औरत यहाँ से चली जाती है, शी हैज नो अदर ऑप्शन। या तो मतलब ये घर भी उसका नहीं रहा है, वो लौट नहीं सकती है, वो शायद अपने लिए अपनी जिंदगी भी नहीं खड़ी कर सकती है, तो हकीकत यही है कि वो लौट जाती है। लेकिन उसके बाद उनका जो अगला उपन्यास आया उसका शीर्षक है मैंने नाता तोड़ा, और उसमें वो उस रिलेशनशिप से, उस विवाह से बाहर निकल जाती है जो उसको इतना मजबूर कर रहा है। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशंस मेरे सुषम जी के साथ रहे। और सबसे प्यारा था कि जैसे वो मेरा हाथ पकड़ लेती थी। जैसे हम 1-2 जगह गए, तो हम भोपाल में थे, हम कहीं साथ साथ चल के जा रहे हैं और थोड़ा फर्श अनस्टेबल है, तो वो मेरा हाथ पकड़ लेती थी कि साथ साथ हम चलते हैं। और 2019 में आखिरी बार नवंबर में विश्व रंग में हम ऐसे ही साथ साथ चले, और जब वो दिल्ली वापस आई, यहीं उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई पॉल्यूशन के चलते, और जब वो यूएस लौटी तो इस निमोनिया से वो रिकवर नहीं कर पाई और फिर मार्च 2020 में उनका देहांत हुआ। लेकिन सुषम जी के हाथों की जो गर्माहट, या जिस तरह से वो पकड़ लेती थी, और जिस तरह एक आखिरी इंटरव्यू उन्होंने मुझे दिया, उस समय मैं जब वहाँ थी तो आजकल के संपादक ने मुझसे कहा कि आप कुछ लोगों का इंटरव्यू कर लीजिए। और एक शाम हम 2-3 घंटा बैठे साथ, और बहुत सी बातें उन्होंने आगे पीछे प्रवासी साहित्य को लेकर, जबकि पहले वो कहती थी कि जो माला दी ने जिसका जिक्र भी किया कि मैं
कोई और हूँ क्या, मैं भारतीय नहीं हूँ। और फिर उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की कि ये जो प्रवासी साहित्य है ये अगर भारतीय मनस्थिति को उभारता है तो क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, जो पाठक वर्ग है, वो तो भारत में ही है ना। अगर वो वाला दुनिया होती तो मैं अंग्रेजी में लिखती। और ट्रांसलेशन का भी जो महत्व है उन्होंने खुद ही साझा किया कि सबसे पहले उनका उपन्यास हवन ट्रांसलेट हुआ अंग्रेजी में। और जब हवन ट्रांसलेट हुआ तो एक लिटरेचर फेस्टिवल में ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश किया था उसे, और उन्हें मृणाल पांडे, युआर अनंतमूर्ति जैसे लेखकों के साथ इनवाइट किया गया। तो उन्हें लगा कि एकदम ट्रांसलेशन होते ही उनके लिए एक बड़ी दुनिया खुल गई है। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत प्रभावित करती थी। कहानियों के मुद्दे क्या हैं, इस पर काफ़ी बातचीत अभी हुई है, कुछ और भी होगी आगे जैसे कहानियाँ आगे बढ़ेंगी। एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था, उनकी बहुत सी कहानियाँ यूएस की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। तो जो कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, मेरी पहली कोशिश ये थी या जो बहुत पॉपुलर हैं हम उन्हीं कहानियों को चुने, क्योंकि उसके माध्यम से अंग्रेजी का टेक्स्ट उन स्टूडेंट्स को उपलब्ध हो जाएगा। ये एक नज़रिया था। दूसरी बात जो मानदी ने कही, रीडर रिस्पॉन्स की, तो सुषम जी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि हर लेखक के पास अपनी एक नैरेटिव स्ट्रैटेजी होती है। कहानी सबके पास होती है, लेकिन कहानी कहने की कला अलग अलग होती है। तो उन्होंने जो कला चुनी वो ऐसी है जिसमें कि जैसे हिना कह रही थी ना कि हमें लगता था कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ, ये मेरे जीवन में भी हुआ। तो पाठक उन कहानियों में ऐसे शामिल हो जाता है कि उसका ही अपना पक्ष में पक्ष हो जाता है कि नहीं ये सही है। मतलब सुषम जी सही और गलत की बात नहीं कर रही हैं, लेकिन पाठक उसमें बैठ के सही क्या है और गलत क्या है ये निर्णय करने लगता है। और ये उत्सुकता भी बनी रहती है कि आगे क्या होने वाला है और क्या कहानी किसी मकाम पर पहुंचेगी। ऐसा कोई मकाम इन कहानियों में नहीं है, क्योंकि शायद मकाम हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कुछ अंश वैसे मैंने चुने थे। एक ही कहानी का बस बात करके मैं ख़त्म करूँगी, या फिर मौका हुआ तो देखेंगे। जैसे स्विमिंग पूल कहानी है, तो उसमें जब एक भारतीय स्त्री से वो मिल ही जाती है और दोनों एक दूसरे के रूबरू हैं, मतलब जिसे वो कहती हैं स्टार्क नेकेड, उसमें एक कम्युनिटी भी बनती है। अचानक से फिर वो दोनों रियलाइज करती हैं कि वो दोनों भारतीय हैं और उनके बीच में कुछ कॉमन भी है। और फिर वो एक दूसरे को इनवाइट करती हैं कि हम साथ में लंच किया करेंगे। तो डायस्पोरा में एक जिस तरफ सुषम जी ध्यान दिला रही हैं कि वहाँ सब बहुत मिलजुल के रहते हैं, तो उनकी अपनी एक कम्युनिटी बन जाती है भारतीयों की। तो उस तरफ भी ध्यान दिलाया गया है। और गिल्ट कहानी से मैं एक छोटा सा हिस्सा पढ़ूंगी, जिसकी चर्चा अभी हिना कर रही थी कि 60 साल में उसको लगता है कि उसे अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना होगा। तो रत्ना was excited. It felt like a game, and there was a hope of finding someone. At the same time, somewhere deep inside, Ratna felt so devastated and lonely that she thought, let me try this as well. Perhaps my mind would find some peace. Fate has brought me to this point,
Why has everyone become as silent as death? No one needs me anymore. Shreds of newspaper lay scattered all over the room, and Ratna was sitting on the floor among them, her head resting on her knees, as if she had become a widow for the first time, as if she was mourning her husband's death for the first time. और इस कहानी का हिंदी नाम है गुनहगार, लेकिन जब हमने इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया तो गिल्टी को बदलकर गिल्ट कर दिया, क्योंकि गिल्टी करने से शायद एक वैल्यू जजमेंट होता, पर ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे वो गुजर रही है उसको बचाने के लिए हमने इस कहानी का अनुवाद किया गिल्ट। और जैसा जो हिस्सा मैंने पढ़ा आपको नज़र आया होगा, ऐसे लगता है जैसे एक रील चल रही है हमारी आंखों के सामने। ये कहानी कहने की कला की उनकी खूबसूरती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुषम बेदी को बहुत प्यार से याद करती हूँ। जितनी वो लाइवली थी, वो जिंदा दिली बरकरार रहे और अपने शब्दों से वो हमारे बीच सदा रहेंगी। धन्यवाद। Thank you, Rekha. The warmth that you feel